नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बयान दिया है कि यूक्रेन जल्द युद्ध जो है यूक्रेन का वो खत्म होने वाला है, लेकिन धरती पर नए युद्ध के आसार बढ़ रहे हैं जिसका एपिसेंटर ग्रीनलैंड बन सकता है, दक्षिण अमेरिका का पनामा बन सकता है। क्या ट्रंप और पुतिन के बीच कोई सीक्रेट डील होने वाली है? सुपर पावर के बीच वैसा ही परसेंटेज समझौता होने वाला है जैसा 1944 में रूस और ब्रिटेन के बीच हुआ था। क्या एक बार फिर वैसी ही संधि होने वाली है जिससे रोमन साम्राज्य का अंत हुआ? क्या इस बार ईयू का अंत होने जा रहा है? रूस अमेरिका के बीच जो हो रहा है, क्या वो धरती को दो हिस्सों में बांट देगा? एक तरफ रूस यूक्रेन के युद्ध विराम का दावा और दूसरी तरफ पनामा, कनाडा और ग्रीनलैंड पर कब्जा करके ग्लोबल जंग के आसार भड़काना। आखिर ट्रंप के दिमाग में चल क्या रहा है? अमेरिका में ट्रंप की वापसी से यूक्रेन युद्ध विराम निश्चित माना जा रहा है, ये खुद अमेरिका के सहयोगी मान रहे हैं। लेकिन ट्रंप की दोहरी नीति से अमेरिका के सहयोगी देशों के मन में आशंकाएं। अमेरिका के प्रति उनके मन में भरोसा घट रहा है। इसकी दो बड़ी वजह हैं जिसे इस रिपोर्ट में विस्तार से जानेंगे। पहली वजह है यूक्रेन रूस युद्ध विराम के लिए ट्रंप यूक्रेन पर दबाव बना सकते हैं। इसकी बड़ी कीमत यूक्रेन को चुकानी पड़ सकती है। युद्ध विराम रूस के हित में और यूरोप के विरुद्ध जा सकता है। दूसरी वजह है ट्रंप ने अमेरिका के सहयोगी देशों पर दबाव बनाना शुरू कर दिया है। नेटो के संस्थापक सदस्य डेनमार्क पर ग्रीनलैंड छोड़ने का दबाव है। नेटो के संस्थापक सदस्य कनाडा की राष्ट्रीय पहचान पर खतरा है। अमेरिका के सहयोगी देश ये नहीं समझ पा रहे हैं कि ट्रंप अपने खेमे के पक्ष में है या फिर रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के पक्ष में। रूस यूक्रेन युद्ध विराम पर बहुत तेजी से घटनाक्रम आकार ले रहे हैं। 9 जनवरी को नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है, पुतिन मिलना चाहते हैं, हम इसकी तैयारी कर रहे हैं, युद्ध जल्द खत्म होना चाहिए, इसमें भीषण रक्तपात हो रहा है। 9 जनवरी को जब ट्रंप ने यह बयान दिया, उससे कुछ ही घंटे पहले अमेरिका के वर्तमान रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन ने जर्मनी के रेस्टेन में यूक्रेन डिफेंस कॉन्टैक्ट ग्रुप यानी उन देशों की बैठक बुलाई जो यूक्रेन को समर्थन जारी रखना चाहते हैं। इस बैठक के बाद ब्रिटेन के विदेश मंत्री डेविड लेमी ने बड़ा बयान दिया। लेमी ने कहा है कि ट्रंप की वापसी के कुछ ही हफ्तों बाद यूक्रेन रूस का शांति समझौता हो सकता है। ये समझौता ईस्टर तक यानी अप्रैल के अंत तक हो सकता है। आशंका है कि यूक्रेन को इस समझौते में बड़ी कीमत चुकानी होगी। अमेरिकी खेमे के देश ये मान रहे हैं कि यूक्रेन को अपनी गंवाई हुई जमीन रूस को सौंपनी होगी और इसी शर्त पर युद्ध विराम की संभावना है जिस पर ट्रंप सहमत हो सकते हैं। पुतिन सेना रहित यूक्रेन को रूस की राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी मानते हैं, जबकि ट्रंप अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए ग्रीनलैंड को जरूरी मानते हैं। पुतिन यूक्रेन की जमीन पर कब्जा चाहते हैं, जबकि ट्रंप ग्रीनलैंड पर कब्जा चाहते हैं। ट्रंप यूक्रेन पर रूसी कब्जे पर सहमत हो सकते हैं और पुतिन ग्रीनलैंड पर अमेरिकी कब्जा होने पर मौन साधे रहेंगे। ट्रंप पुतिन की बैठक बहुत जल्द होने वाली है और इस बैठक में 1944 के नॉटी डॉक्यूमेंट जैसा एक समझौता हो सकता है जिसके आसार ग्रीनलैंड की जमीन पर नजर आने लगे।
डेनमार्क से ग्रीनलैंड लेने का ऐलान करने के बाद ट्रंप की वापसी से पहले ही अमेरिकी सेना ने ग्रीनलैंड के पिथुफिक एयरबेस पर बड़ी तैयारी शुरू कर दी है। इस एयरबेस पर F-35 फाइटर जेट को लैंड कराने के लिए रनवे बड़ा किया जा रहा है और जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जा रहा है। इसके साथ ही नाटो के इस एयरबेस पर न्यूक्लियर वेपन स्टोरेज तैयार किए जा रहे हैं। रिपोर्ट है कि यहाँ $5 बिलियन का रडार सिस्टम लगाया जा रहा है। रडार अपग्रेडेशन से अमेरिका के एंटी मिसाइल अर्ली वार्निंग सिस्टम को मजबूत किया जा रहा है ताकि रूस से होने वाले किसी भी मिसाइल हमले का अलर्ट इम्पैक्ट से बहुत पहले मिल सके। आर्कटिक क्षेत्र में अमेरिका के इस एयरबेस पर भविष्य में मिसाइल तैनाती भी की जाएगी। ट्रंप पिथुफिक एयरबेस को आर्कटिक में अमेरिका का सबसे बड़ा सैन्य बेस बनाने जा रहे हैं। एग्रीमेंट का दस्तावेज है जिसे ब्रिटेन के तत्कालीन प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल ने अपने हाथ से लिखा था। अक्टूबर 1944 को चर्चिल और जोसेफ स्टालिन मॉस्को कॉन्फ्रेंस में मिले। फरवरी 2025 तक ट्रंप पुतिन की मुलाकात हो सकती है। विंस्टन चर्चिल और जोसेफ स्टालिन के बीच साउथ ईस्ट यूरोप में प्रभुत्व जमाए रखने वाले इलाकों को लेकर समझौता हुआ। ट्रंप पुतिन के बीच पूर्वी यूरोप और दक्षिणी अमेरिका और पश्चिमी यूरोप के इलाकों पर समझौता हो सकता है। 1944 में ब्रिटेन ने 80% रोमानिया, 75% बुल्गारिया, 10% ग्रीस, 50% हंगरी, 50% यूगोस्लाविया रूस को दिया था। 2025 में ट्रंप 22% यूक्रेन, 50% हंगरी, 100% मोल्दोवा, 100% स्लोवाकिया, 20% बाल्कन स्टेट्स रूस को दे सकते हैं, जबकि रूस 100% ग्रीनलैंड, 50% नॉर्डिक और 100% कनाडा, पनामा, 20% क्यूबा और वेनेजुएला अमेरिकी प्रभुत्व के लिए छोड़ने पर सहमत हो सकता है। 1944 के परसेंटेज समझौते को नॉटी डॉक्यूमेंट कहा गया था। तब अमेरिका को इसकी भनक नहीं होने दी गई थी। अब फिर रूस के साथ ये समझौता हो सकता है, लेकिन इस बार समझौता करने वाले ट्रंप होंगे और यूरोप को इसकी भनक लगने लगी है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और एक बड़ी खबर है, रूस के क्रास्नोदर में ड्रोन हमला हुआ है। निशाने पर रूसी आर्टिलरी ब्रिगेड। क्रास्नोदर क्राई के एयरबेस पर धमाका हुआ है। ये बड़ी जानकारी मिल रही है, जहां रूस के निशाने पर रूसी आर्टिलरी ब्रिगेड निशाने पर रही और इस बार रूस को नुकसान पहुंचाया गया। देखिए तस्वीरें आप देख सकते हैं हमले के बाद कैसे आग लगी हुई है। क्रास्नोदर में ड्रोन अटैक हुआ है। क्रेमलिन ने यह साफ कर दिया है कि पुतिन ट्रंप से मुलाकात कर सकते हैं। जाहिर है दोनों के बीच सबसे बड़ा मुद्दा यूक्रेन युद्ध होगा। सीज फायर पर बातचीत को अपनी शर्तों पर मनवाने के लिए पुतिन ने अब चतुर्भुज रणनीति बनाई है। इस प्लान के तहत रूस की आर्मी अब सिर्फ 4 जगहों पर कब्जे का मिशन चलाएगी। इन 4 जगहों पर रूसी सेना का भीषण प्रहार शुरू कर दिया गया है, जबकि दूसरी तरफ यूक्रेन भी ट्रंप पुतिन की मुलाकात से पहले अपनी जमीन को बचाए रखने और कुर्स्क में सेना को बनाए रखने की नीति पर है। यूक्रेन ने कुर्स्क में पलटवार करने के साथ एक बार फिर रूसी जमीन पर हमले किए। बहुत बड़ी सोच के साथ जंग को बहुत सीमित इलाके में समेट रहे हैं पुतिन। संपूर्ण यूक्रेन पर कब्जे की जगह अब कुछ इलाकों को चुना गया जिन पर कब्जे का असर बहुत बड़ा होने वाला है। पुतिन के इस नए मिशन का नाम है ऑपरेशन रेक्टेंगल, यानी एक ऐसा चतुर्भुज प्लान जिसमें 4 अहम ठिकाने हैं। जंग के इलाके कम होने की वजह से रूसी सेना अब और ताकतवर नजर आने लगी है। रूसी सेना को अब सिर्फ 4 इलाकों पर फोकस करना है और यही वजह है कि पुतिन ने जिन इलाकों को चुना है वहां लगातार प्रहार हो रहे हैं। पुतिन के प्लान चतुर्भुज के 4 इलाकों में पहला नाम कुर्स्क है, दूसरा डोनेस्क, तीसरा ज़ेपोरिज़िया और चौथा कीव। जिन इलाकों को चुना गया उन्हें जोड़ने के बाद एक चतुर्भुज जैसी आकृति बनती है। यही वजह है कि इस मिशन का नाम रेक्टेंगल है।
इसमें सबसे अहम डोनेस्क और कुर्स्क हैं, जहां पिछले कई दिनों से लगातार युद्ध चल रहा है। यूक्रेनी फौज मुकाबले में बने रहने की कोशिश में है। रूस के रक्षा मंत्रालय के मुताबिक 24 घंटे में 163 मोर्चे पर हमला किया गया। यूक्रेन के हैमर गाइडेड बम हमले को नाकाम किया गया। एयर डिफेंस से 14 हाइमर्स रॉकेट गिरा दिए गए। यूक्रेन की सबसे बड़ी ताकत यानी 71 ड्रोन को भी हवा में नष्ट कर दिया गया। रूस की इस कामयाबी की वजह है एयर डिफेंस की तैनाती। कुर्स्क से लेकर डोनेस्क तक में रूस के एयर डिफेंस पहुंचा दिए गए हैं और तैनाती को दुगना कर दिया गया है, क्योंकि रूस अब सिर्फ हमले नहीं बल्कि अब अपनी डिफेंस लाइन को भी मजबूत कर रहा है। लेकिन इन सब के बीच यूक्रेन के ड्रोन की वजह से भी फिर रूसी जमीन धड़क रही है। रोस्तोव इलाके में यूक्रेन का एक ड्रोन एयर डिफेंस को चकमा देने में कामयाब हुआ। यूक्रेन के टारगेट पर रूसी सेना से जुड़ी एक फैक्ट्री थी। जोरदार धमाके के बाद यहां भयंकर आग लग गई। दावा है कि एयर डिफेंस ने ड्रोन को निशाना बनाया था, लेकिन ड्रोन का मलबा गिरने की वजह से आग लगी। फैक्ट्री में प्लास्टिक का बड़ा भंडार था, इसलिए भयंकर आग लग गई। यूक्रेन के शक्तिशाली ड्रोन ने रूस को दूसरा झटका कैलिनिनग्राद में दिया। यूक्रेन ने एक बार फिर अपने लॉन्ग रेंज ड्रोन का इस्तेमाल किया और यूक्रेनी ड्रोन के धमाके से लेनिनग्राद प्रांत में एक फैक्ट्री में आग लग गई। रूस की इस फैक्ट्री में एयरक्राफ्ट की मरम्मत का काम होता था। कई मशीनें भी बनाई जाती थीं। रूस चाहकर भी ऐसे हमलों को रोक नहीं पा रहा है, लेकिन ऑपरेशन चतुर्भुज के तहत डोनेस्क में मौजूद यूक्रेन के खजाने पर कब्जे की कोशिश तेज है। कुर्स्क और डोनेस्क में यूक्रेन की हार का खतरा बढ़ता जा रहा है। डोनेस्क में फिलहाल 3 इलाके पर रूसी सेना कब्जे की कोशिश में है। रूस की आर्मी कोस्तियाना तिनीवका पर नियंत्रण की कोशिश में है, जबकि ड्रूजिकिवका और क्रामातोर्स्क से यूक्रेनी फौज काफी पीछे चली गई। यूक्रेन के इन इलाकों पर कब्जे की सबसे बड़ी वजह है यहाँ मौजूद खनिज का भंडार। डोनेस्क के इन तीनों इलाकों में आयरन और लौह अयस्क का भंडार है, जिससे लोहा और स्टील का प्रोडक्शन होता है। रूस यूक्रेन के स्टील उद्योग पर कब्जे की कोशिश में है। कुर्स्क में भी रूसी सेना लगातार हमले कर रही है। कुर्स्क में यूक्रेनी सेना के 7 कैंप को तबाह कर दिया गया है। रूस के इस हमले में यूक्रेन के 23 सैन्य वाहन जल गए हैं, जबकि 43 यूक्रेनी सैनिकों की मौत हो गई। एक तरफ यूक्रेन में मौजूद खनिज के बड़े खदानों पर रूस के कब्जे की कोशिश है, तो दूसरी तरफ कुर्स्क की जमीन से यूक्रेनी फौज को खदेड़ने के लिए हमले हो रहे हैं। क्रेमलिन की तरफ से कीव को खास तौर से जीत के टारगेट पर रखा गया है। माना जा रहा है कि सीजफायर के समझौते के दौरान पुतिन कीव को कब्जे से मुक्त कर देंगे, लेकिन कीव के करीब के इलाकों पर कब्जा रहेगा। कीव के आसपास रूस की मौजूदगी से राजधानी पर हमेशा दबाव रहेगा। ज़ेपोरिज़िया में सबसे बड़े न्यूक्लियर पावर प्लांट हैं और डोनेस्क में खनिज का भंडार। यही वजह है कि रूस ने खास तौर से इन 2 इलाकों को कब्जे में लेने का प्लान तैयार किया है। कुर्स्क में यूक्रेनी सेना लगातार पलटवार कर रही है। 6 बार यूक्रेनी सेना को हमलों में कामयाबी मिली है। यूक्रेनी सेना ने रूस के 50 सैन्य वाहन नष्ट करने का दावा किया है। रूस के 45 सैनिकों की मौत की खबर है, जबकि 53 सैनिक जख्मी हो गए। यूक्रेनी सेना के प्लान के मुताबिक कुर्स्क की जमीन को किसी भी कीमत पर छोड़ा नहीं जाएगा। ज़ेलेंस्की को लग रहा है कि सीजफायर पर बातचीत के दौरान कुर्स्क के नाम पर बड़ी डील हो सकती है और कुर्स्क ही पुतिन की कमजोर नस साबित हो सकता है। ज़ेपोरिज़िया में सैनिकों की कमी के बीच मोर्चा यूक्रेनी खुफिया एजेंसी ने संभाला है। ज़ेपोरिज़िया में लगातार ड्रोन हमले हो रहे हैं। रूसी आर्टिलरी को यूक्रेनी खुफिया एजेंसी ने निशाना बनाया। हाइमार्स से भी ज़ेपोरिज़िया में हमले किए जा रहे हैं।
फिलहाल पुतिन और ट्रंप की मुलाकात से पहले दोनों देश खुद को मजबूत स्थिति में लाने में जुटे हैं। ट्रंप क्या करने वाले हैं, इस संशय के बीच नेटो और ईयू से यूक्रेन को पूरी मदद का भरोसा मिल चुका है। यूक्रेन में जल्द हथियारों का जखीरा पहुंचने वाला है और यूक्रेन एक बार फिर हौसले के साथ युद्ध में जोरदार तरीके से वापसी की कोशिश करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। दक्षिण यूक्रेन में रूसी सेना पर हमला हुआ है। हमले में 2 BUK मिसाइल लॉन्चर नष्ट हो गया है, 2 बक मिसाइल नष्ट किए गए हैं। एक रूसी एयर डिफेंस भी हमले में भस्म हो चुका है। रूस यूक्रेन की जंग में अब रणनीतिक दृश्य बदल रहा है। पुतिन युद्ध विराम की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं, जिसमें ट्रंप का अहम रोल होगा और इसके संकेत खुद ट्रंप ने दिए। लेकिन दूसरी तरफ ज़ेलेंस्की जंग को विस्तार देने की तैयारी कर रहे हैं। इस तैयारी के तहत अमेरिका विहीन नाटो से मदद मिलने की उम्मीद जागी है, जिसमें नेतृत्व करेगा यूरोपीय यूनियन। लेकिन इस जंग का भविष्य क्या होगा, इस स्पेशल रिपोर्ट में देखिए। ट्रंप पुतिन का प्लान, जल्द करेंगे युद्ध विराम। लेकिन ज़ेलेंस्की को नहीं मंजूर, सवार नए संगठन का फितूर। यूक्रेन रूस की जारी जंग में अब तक 2 ही तरह की स्थिति का सामना हुआ है। कभी रूसी सेना पर मददगारों से मिले हथियारों के सहारे यूक्रेनी लड़ाकों का भारी पड़ना, तो कभी यूक्रेनी सेना को टारगेट बनाकर रूस के घातक हथियारों से हमला। इन दोनों स्थिति में बदलाव अगर कहीं देखा, वो था सिर्फ रणनीति में। कभी पूर्वी और दक्षिणी यूक्रेन में रूस ने कब्जे के लिए तबाही की तस्वीर गढ़ी, तो कभी कीव को टारगेट कर लिया। ज़ेलेंस्की ने भी रणनीति बदलाव में बाइडेन के ब्लूप्रिंट को धरातल पर उतारकर कुर्स्क को निशाना बनाया। तो कभी क्रीमिया को टारगेट कर लिया। पर अब पहली बार इस जंग में सब कुछ बदलने वाला है। ट्रंप सत्ता में आएंगे, समीकरण बदल जाएंगे। यूक्रेन के मोर्चे पर जो संकेत मिल रहे हैं, वो चौंका रहे हैं। ये संकेत है यूक्रेन की जंग में अब तक सबसे बड़े सहयोगी के तौर पर काम करने वाले अमेरिका के फैसले में बदलाव, जिसकी पृष्ठभूमि में मुख्य किरदार होंगे प्रेसिडेंट ट्रंप, जो अपने निर्वाचन से पहले ही यूक्रेन में युद्ध विराम के पक्ष में हैं और शपथ ग्रहण से पहले ही वो इस दिशा में कदम बढ़ा रहे हैं, जिसका खुलासा खुद फ्लोरिडा में अपने निवास पर किया। रिपब्लिकन गवर्नर्स की बैठक से पहले उन्होंने कहा कि बाइडेन का कीव को बिना शर्त सहायता देना ठीक नहीं है। मैं रूसी प्रेसिडेंट पुतिन से मिलना चाहता हूं, इस संबंध में हम संपर्क स्थापित कर रहे हैं। हालांकि ये बैठक कब होगी, इसका खुलासा उन्होंने नहीं किया है। तो वहीं दूसरी तरफ क्रेमलिन ने भी इस संबंध में कोई जानकारी न मिलने की बात कही है। लेकिन ट्रंप के इस बयान से साफ तौर पर जाहिर होता है कि वो यूक्रेन रूस के युद्ध में शांति स्थापना के पक्षधर हैं, जिसका प्रस्ताव उनकी टीम तैयार भी कर चुकी है। यही वजह है कि 20 जनवरी को अंतिम मियाद मानकर रूस और यूक्रेन की रणनीति ज्यादा से ज्यादा क्षेत्र पर कब्जे की थी। हालांकि ट्रंप के इस रुख को शांति स्थापना के अवसर के तौर पर देखा जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। इस जंग को विस्तार देने की तैयारी नए सिरे से शुरू हो चुकी है और इस तैयारी में पुतिन नहीं, ज़ेलेंस्की एक अहम किरदार बनकर उभर रहे हैं। अमेरिका के बिना भी जंग लड़ने का मन बना चुके हैं और ये मन उन्होंने इसलिए बनाया है क्योंकि ट्रंप की नीति बाइडेन से बिल्कुल अलग है। दरअसल ट्रंप ने नेटो देशों से रक्षा अनुदान ज्यादा देने को कहा है। ट्रंप ने नेटो के लिए रक्षा अनुदान जीडीपी का 5% करने को कहा था, लेकिन इस प्रस्ताव पर ज्यादातर देश राजी नहीं हुए। इसलिए अमेरिका के नेटो से बाहर जाने के मजबूत संकेत मिल गए हैं। इसका दूसरा मतलब यह है कि यूक्रेन के मददगार के तौर पर नेटो तो होगा, लेकिन अमेरिका नहीं।
यही वजह है कि ट्रंप और पुतिन की मुलाकात से यथास्थिति युद्ध विराम का प्रस्ताव तय होता है तो जेलेंस्की के हाथ से एक बड़ा क्षेत्र निकल जाएगा। लेकिन नेटो के बाकी देश ऐसा होने नहीं देना चाहते, इसलिए जंग की तैयारी अमेरिका के बिना भी शुरू हो चुकी है। और यह फैसला हुआ है रामस्टाइन की बैठक में और तय हुआ कि इस जंग का नेतृत्व करेगा यूरोपियन यूनियन। और इसकी पुष्टि करती है ट्रंप के सत्ता में आने से पहले बाइडेन प्रशासन की तरफ से जारी हुई यूक्रेन के लिए मदद, जिसमें $65 अरब से ज्यादा का पैकेज रिलीज हो चुका है। वहीं नई सैन्य सहायता के लिए $50 करोड़ की सहायता का भी ऐलान हुआ है। इसके साथ ही यूक्रेनी सेना के लिए अमेरिका ने SOC बोट्स की भी डिलीवरी कर दी है ताकि समुद्री सीमा में रूसी हलचल पर न सिर्फ नजर रखी जा सके बल्कि कार्रवाई भी की जाए। यानी ये बाइडेन प्रशासन की अंतिम मदद है। फिर अमेरिका से मदद मिलेगी या नहीं, इस पर संशय बरकरार रहेगा, लेकिन EU और नेटो का सहयोग मिलता रहेगा। हालांकि यूक्रेन पर एक संकट और भी है जिसका नाम है गैस लाइन, जिससे मदद न देने के लिए यूरोपियन देशों पर दबाव पड़ सकता है, क्योंकि रूस ने गैसप्रॉम से यूक्रेन का समझौता खत्म होने के बाद रूस धीरे धीरे यूरोप के मददगार की भूमिका में आ रहा है। अब यूक्रेन को मदद और रूस की भूमिका में कौन सा पक्ष भारी पड़ेगा, इसे देख लीजिए। ट्रंप शासन में अमेरिका के बिना युद्ध की तैयारी के संकेत कीव के रणनीति से मिले हैं, जिसके तहत यूरोपीय यूनियन यूक्रेन को समर्थन देने वाले देशों का नेतृत्व करेगा। वहीं इटली यूक्रेन को समर्थन देने वाले देशों के सम्मेलन की तैयारी कर रहा है। इधर नॉर्वे ने 9 जनवरी को सैन्य सहायता के लिए $2 अरब का पैकेज दे दिया है। कनाडा ने भी यूक्रेन के लिए $30.5 करोड़ का पैकेज देने का ऐलान कर दिया है और ब्रिटेन ने UAV की खरीद के लिए $50.5 करोड़ का पैकेज दे दिया, जिससे 30,000 ड्रोन यूक्रेन को मिलेंगे। लेकिन सवाल यह है कि क्या ऐसी ही मदद आगे भी जारी रह सकती है, क्योंकि रूस के पास गैस जैसा रणनीतिक हथियार है जो रूस से यूक्रेन होते हुए रोमानिया और बुल्गारिया तक पहुंचती थी। इसी रूट से गैस हंगरी, स्लोवाकिया, चेक और जर्मनी के मैगजीन से यूरोप में रिलीज होती थी, लेकिन यूक्रेन ने ही इसे रुकवा दिया है और यूरोप को गैस से जीतने का मौका पुतिन को दे दिया है, जिसे पुतिन भुनाने में लगे हैं, क्योंकि रूस से काला सागर के रास्ते तुर्की स्ट्रीम के जरिए गैस पहुंचती है तुर्की तक और इसी स्ट्रीम को दूसरे हिस्से में बांटकर पुतिन बुल्गारिया, सर्बिया और हंगरी तक साउथ स्ट्रीम बना रहे हैं, जो यूरोप तक गैस सप्लाई आसान कर देगा। ट्रंप की सत्ता में आते ही शांति स्थापना की कोशिश तेज हो जाएगी, लेकिन नेटो और EU के सदस्य इस कोशिश पर पानी फेरने की तैयारी में हैं। और ये तस्वीरें इसकी पुष्टि करती हैं। जेलेंस्की ने यूक्रेन की वायु रक्षा को मजबूती देने के लिए डैनिश मॉडल के आधार पर हथियारों की खरीद में नेटो देशों को शामिल करने की तैयारी शुरू कर दी है। इसलिए उन्होंने सीधे नेटो चीफ मार्क रूटे से मुलाकात की है। इसके अलावा जेलेंस्की ने जॉर्जिया मेलोनी से मुलाकात कर मददगार देशों को एकजुट करने की तैयारी भी शुरू कर दी। और जेलेंस्की की इस कोशिश को समर्थन भी मिल रहा है, लेकिन जंग जिस दिशा में जा रही है वहां न सिर्फ जेलेंस्की के मददगारों पर युद्ध का संकट मंडरा रहा है, बल्कि घरेलू मोर्चे पर भी यूरोपियन मददगारों के सामने मुश्किल खड़ी हो गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि अमेरिका के बिना रूस के खिलाफ जंग जारी रही तो हमले यूरोपियन देशों पर भी होंगे, जिनमें नॉर्डिक देश डेनमार्क, नॉर्वे, स्वीडन और फिनलैंड टारगेट पर होंगे। इसके अलावा बाल्टिक देश एस्टोनिया, लातविया और लिथुआनिया भी युद्धग्रस्त हो जाएंगे, जबकि पूर्वी यूरोप के पोलैंड, स्लोवाकिया, रोमानिया सबसे पहले जलेंगे। इनके अलावा ब्रिटेन और जर्मनी पर भी बारूदी खतरा मंडराने लगेगा, लेकिन इन्हीं देशों में यूक्रेन की मदद पर अब सवाल भी उठ रहे, क्योंकि ये देश रूस से मिलने वाली गैस बंद होने के बाद नए संकट से जूझ रहे हैं। इनमें हंगरी समझौते का यूक्रेन पर दबाव बना रहा है, तो स्लोवाकिया गैस के मुद्दे पर सहायता रोकने जा रहा है। यहाँ तक कि जर्मनी में यूक्रेन को मदद देने पर नेताओं पर हमले शुरू हो गए। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत।
यूक्रेन वॉर जोन में तालिबान की एंट्री होने वाली है। रूस की मदद के लिए पहले नॉर्थ कोरिया के सैनिकों को बुलाया गया। किम की सेना ने कुर्स्क में मोर्चा संभाला है। अब यूक्रेन को सीक्रेट खबर मिली है कि तालिबान से लड़ाकों की फौज रूस आ रही है, जिन्हें दोनेस्क में जीत के लिए तैनात किया जाएगा। यानी कि अब रूस की सेना के साथ अफगान लड़ाकों की टोली भी यूक्रेन सेना पर हमला करेगी। दुनिया के सबसे खतरनाक लड़ाकों की टोली अब यूक्रेन में नजर आने वाली है। ये तालिबान के वो लड़ाके हैं जिन्होंने बरसों तक अमेरिका की सेना से मुकाबला किया। असॉल्ट राइफल और रॉकेट लॉन्चर के बल पर अमेरिकी हथियारों से लैस अफगानिस्तान की सेना से युद्ध किया। अब तालिबान के यही लड़ाके रूस की सेना के साथ जंग के मैदान में उतरने वाले हैं। रिपोर्ट के मुताबिक रूस तालिबान में डील हुई है। तालिबान के लड़ाके रूस आएंगे, तालिबानी यूक्रेनी सेना पर हमले करेंगे। यूक्रेनी खुफिया एजेंसी के मुताबिक तालिबान के लड़ाके अब तक यूक्रेन में मोर्चा संभाल चुके होते, लेकिन पाकिस्तानी सीमा पर तनाव बढ़ने की वजह से तालिबानी लड़ाकों के आने में देरी हो रही है। अफगानिस्तान की सत्ता में आने के बाद तालिबानियों की अपनी सेना भी है जो वर्दी में रहती है, आधुनिक हथियार रखती है। ज़ेलेंस्की के मुताबिक अफगानिस्तान से हजारों लड़ाके रूस आएंगे। अफगानिस्तान से अमेरिकी हथियार भी आएंगे। रूस तालिबानी सेना को यूक्रेन में तैनात करेगी। रिपोर्ट के मुताबिक तैयारी 3 महीने पहले ही शुरू हो गई थी। रूस ने सबसे पहले तालिबान को आतंकवादी लिस्ट से हटाया, उसके बाद तालिबानी प्रतिनिधियों को बुलाकर लड़ाके भेजने की डील हुई। ज़ेलेंस्की ने दावा किया है कि रूस ने तालिबानी सरकार को मदद और हथियार देने का भरोसा दिया है। फिलहाल तालिबानी लड़ाकों को वेतन दिया जाएगा। हर लड़ाके को रूस की सेना की समान सुविधा मिलेगी। डॉलर में लड़ाकों को मोटी सैलरी दी जाएगी। यूक्रेन के लिए चिंता की बात यह है कि तालिबानी लड़ाके किसी प्रोफेशनल आर्मी की तरह नजर जरूर आती है, लेकिन सेना में वही खूंखार लड़ाके शामिल हैं जो बेरहमी से किसी को भी मौत देते हैं। इन लड़ाकों के पास न हथियारों की कमी है, न जुनून की और न ही मरने मारने वाले जोश की। तालिबानी लड़ाकों के साथ अमेरिकी सेना के हथियार भी रूस आएंगे। अफगानिस्तान में अमेरिकी हथियारों का जखीरा मौजूद है। अमेरिका के कई ऐसे हथियार हैं जिनका इस्तेमाल तालिबानी नहीं कर सकते। यूक्रेन युद्ध में इन हथियारों को देकर तालिबानी नए हथियार हासिल करेंगे। डील के मुताबिक अफगानिस्तान में मौजूद अमेरिकी हथियार रूस ट्रांसफर किए जाएंगे, तो वहीं बदले में रूस तालिबानियों को उनकी जरूरत के हथियार देगा। नॉर्थ कोरिया की सेना के साथ तालिबानी लड़ाकों के जंग में उतरने से रूस की ताकत काफी बढ़ जाएगी। ज़ेलेंस्की ने इसकी जानकारी नेटो को दी है और हथियारों की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और ये बड़ी खबर आ रही है, यूक्रेनी ड्रोन का रूसी ड्रोन पर हमला। यूक्रेन ने रूस के 4 ड्रोन को गिराया है। यूक्रेनी ड्रोन से एयर डिफेंस जैसा हमला किया गया है। ट्रंप के करीबी सलाहकार और अमेरिका के पूर्व विदेश मंत्री माइक पोम्पियो ने बताया है कि 20 जनवरी को शपथ लेने के तुरंत बाद ट्रंप क्या करने वाले हैं। ट्रंप की योजना ईरान में तख्ता पलट करवाकर खामनेई सल्तनत का अंत करने की है, लेकिन इससे पहले अमेरिका की एजेंसियों ने एक ऐसे शख्स को गिरफ्तार किया है जिसने ईरान के एटम बॉम्ब बनाने की जिद के पीछे जापान का कनेक्शन कबूल किया है। ईरान तेजी से सिर्फ एटम बॉम्ब बनाने की ओर ही आगे नहीं बढ़ रहा, बल्कि वो बड़ी जंग की तैयारी कर रहा है। IRGC ने अमेरिका के जेट्स और बंकर बस्टर बम को नाकाम करने के लिए खास हथियार बनाए हैं। इस रिपोर्ट में देखिए खामनेई शासन का अंत करने वाली ट्रंप की शपथ और ईरान का शक्ति प्रदर्शन। अभी ट्रंप को अमेरिका का 47वां राष्ट्रपति बनने में 10 दिन बाकी हैं, लेकिन शपथ से पहले ही ट्रंप की टीम ने ईरान में खामनेई सल्तनत के संपूर्ण अंत की तैयारी कर ली।
ट्रंप के पिछले कार्यकाल के दौरान अमेरिका की खुफिया एजेंसी CIA के डायरेक्टर और फिर विदेश मंत्री रहे माइक पॉम्पियो ने एकदम स्पष्ट शब्दों में बताया है कि अमेरिका का राष्ट्रपति बनते ही ट्रंप ईरान के साथ क्या करने वाले हैं। ट्रंप के करीबी सलाहकार माइक पॉम्पियो ने साफ साफ कह दिया है कि ईरान में खamenei की सत्ता का अंत होने वाला है और ये बहुत तेजी से होगा। तो क्या युद्ध को रोकने के पक्ष में खड़े दिखने वाले ट्रंप अमेरिका का राष्ट्रपति बनते ही ईरान पर सीधा हमला करने का आदेश देने वाले हैं? ये सवाल इसलिए क्योंकि पेरिस में हुए ईरान के लोकतंत्र समर्थक सम्मेलन में माइक पॉम्पियो ने कहा है कि ट्रंप के इस कार्यकाल का सबसे बड़ा ऑपरेशन ईरान से खamenei की सल्तनत को खत्म करना होगा। माइक पॉम्पियो ने ट्रंप काल में खamenei के अंत की भविष्यवाणी की है, तो दूसरी तरफ ईरान ने जंगी तैयारी और तेज कर दी है। खबर यह भी है कि हिजबुल्लाह और हमास जैसे ईरान के प्रॉक्सी संगठनों के लगातार कमजोर होने के बाद ईरान की एटमी तैयारी में भी तेजी आ गई। एक खुफिया रिपोर्ट यह भी आई है कि खamenei की सरकार ने एटम बम बनाने के लिए जापान के तस्करों को यूरेनियम की सप्लाई के काम पर लगा रखा है। अमेरिकी एजेंट्स ने ईरान को परमाणु हथियार बनाने में मदद के लिए यूरेनियम की तस्करी करने के आरोप में एक जापानी तस्कर को गिरफ्तार किया है। यानी ईरान की खamenei सरकार जल्द से जल्द एटम बम बनाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय अपराधियों और तस्करों से डील कर रही है। खamenei की सल्तनत को मटिया मेट कर देने वाली अमेरिका की धमकी के बाद ईरान ने जंग के लिए नए हथियार दिखाए। आने वाली जंग लड़ने के लिए ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर यानी IRGC ने अपना नया ड्रोन लॉन्च किया है। IRGC ने इस नए ड्रोन का नाम रेजवान रखा है। ईरान का दावा है कि नए रेजवान ड्रोन की रेंज 20 किलोमीटर तक है और ये ड्रोन 20 मिनट तक हवा में उड़ान भर सकता है। अमेरिका और इजराइल के निशाने पर ईरान के परमाणु केंद्र हैं, इसलिए रेजवान ड्रोन को IRGC ग्राउंड फोर्स के लिए इस तरह डिजाइन किया गया है जिससे पहाड़ियों और दुर्गम इलाकों में सुरक्षा की जा सके। माइक पॉम्पियो की धमकी के तुरंत बाद खamenei की पर्सनल आर्मी इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने सीधी जंग लड़ने की तैयारियां शुरू कर दी। IRGC ने इस्फहान प्रांत में द ग्रेट प्रॉफिट 19 नाम से युद्धाभ्यास शुरू किया है। यहां से ईरान का नतांज परमाणु बेस बहुत दूर नहीं है। सबसे बड़ा खतरा अमेरिकी और इजराइल के बॉम्बर से गिराए गए बंकर बस्टर बम से है। ईरानी सरकारी टीवी ने दावा किया है कि इस युद्धाभ्यास में ईरान के एक नए मिसाइल डिफेंस सिस्टम का प्रदर्शन किया गया, जिसमें आसमान से गिरे बंकर बस्टर बम को 15 सेकंड के अंदर ट्रैक करके खत्म कर दिया गया। ईरान ने अमेरिकी फाइटर जेट F-22 और F-35 से निपटने के लिए भी विशेष तैयारी शुरू कर दी है। IRGC के अलावा ईरान की सेना ने भी 1000 नए ड्रोन शामिल करने की घोषणा की है। माइक पॉम्पियो के जवाब में IRGC के वायु रक्षा कमांडर ने वीडियो जारी करके अमेरिका को चुनौती देते हुए कहा है कि ईरान के पास F-22 और F-35 जेट्स का मुकाबला करने की पूरी योजना तैयार है। यानी ईरान युद्ध के लिए पूरी तरह तैयार है, लेकिन ईरान की सबसे बड़ी ताकत है उसके प्रॉक्सी, जो फिलहाल इजराइल से जंग में कमजोर हुए हैं। अमेरिका और इजराइल इसी का फायदा उठाना चाहते हैं, तो दूसरी तरफ ईरान उन्हें एक बार फिर मजबूत कर रहा है, खासकर हूती, जो इस वक्त सबसे ज्यादा ताकतवर बना हुआ है और लाल सागर पर कब्जे के कारण रणनीतिक तौर पर बेहद अहम भी है। ये सोनियन नाम का वो तेल टैंकर है जिस पर हूती विद्रोहियों ने हमला करके लाल सागर में डुबो देने की कोशिश की थी। इस टैंकर में 10 लाख बैरल कच्चा तेल था। अगर ये टैंकर डूब जाता तो कच्चा तेल फैलने से हाहाकार मच जाता।
3 हफ्ते तक युद्ध स्तर की कोशिशों के बाद तेल रिसाव काबू में आया है, लेकिन हमास और हिजबुल्लाह की तरह हूती की ताकत कमजोर नहीं पड़ी है। अक्टूबर 2023 में गाजा में युद्ध शुरू होने के बाद से हूती विद्रोहियों ने करीब 100 व्यापारी जहाजों को मिसाइल और ड्रोन से निशाना बनाया है। हूती विद्रोही अब तक 3 जहाजों को डुबो चुके हैं। खमेनी को माइक पॉम्पियो की धमकी के बाद कई दिन से शांत हूती ने एक बार फिर इजराइल पर हमले शुरू कर दिए हैं। हूती विद्रोहियों ने इजराइल पर ड्रोन से हमला किया। इजराइल की वायुसेना का दावा है कि उसने यमन से लॉन्च हुए कम से कम 3 ड्रोन को मार गिराया। ईरान के प्रॉक्सी हूती यमन से बैलिस्टिक मिसाइल भी दाग रहे हैं। आईडीएफ का कहना है कि युद्ध की शुरुआत से लेकर अब तक यमन में हूती विद्रोहियों ने इजराइल पर करीब 100 ड्रोन और 40 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। Beginning of the end. उत्तर कोरिया से आई किम की सबसे नई तस्वीर ने पेंटागन को परेशान कर दिया है। इस तस्वीर में किम उत्तर कोरिया के सबसे बड़े युद्धपोत के साथ दिखाई दे रहे हैं, यानी कि इस प्रायद्वीप पर दक्षिण कोरिया, जापान और अमेरिका का संकट बढ़ गया है। हेल ऑन वाटर्स यानी पानी पर तैरता नक। किम जोंग उन के सबसे बड़े युद्धपोत को नेटो ने यही नाम दिया है। रूस के दोस्त और अमेरिका के दुश्मन किम जोंग उन ने उत्तर कोरिया के सबसे बड़े युद्धपोत को दुनिया को दिखा दिया है। किम की नौसेना ने दावा किया है कि ये युद्धपोत रूस के प्रसिद्ध एडमिरल ग्रिगोरोविच फ्रिगेट के बराबर बड़ा और उससे भी ज्यादा शक्तिशाली है। उत्तर कोरिया की सरकारी मीडिया ने एक निर्माणाधीन जहाज की तस्वीरें जारी की। इन तस्वीरों में किम जोंग उन उत्तर कोरिया के नए युद्धपोत के साथ खड़े दिखाई दे रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि उत्तर कोरिया के नए और सबसे बड़े वॉरशिप से क्रूज मिसाइलें तक दागने की क्षमता होगी। यानी उत्तर कोरिया की जिन मिसाइलों से अमेरिका तक को डर लगता है, किम का इशारा मिलते ही वो अब सिर्फ जमीन से ही नहीं, समंदर में तैरते हेल ऑन वाटर्स से भी दाग दी जाएगी। किम जोंग उन जिस विशाल युद्धपोत का निरीक्षण करने पहुंचे वो 330 फीट से ज्यादा लंबा है। उत्तर कोरिया के इस नए युद्धपोत का वजन 3600 टन से ज्यादा है और मिसाइल दागने के लिए बनाए गए इसके बीम का आकार 50 फीट का है। उत्तर कोरिया का नया युद्धपोत देश के पश्चिमी तट पर मौजूद नैम्पो डॉकयार्ड में बनाया जा रहा है। उत्तर कोरिया के पास अभी जो सबसे बड़ा फ्रिगेट है उसका वजन 1360 टन है, यानी किम का नया युद्धपोत उसका करीब 3 गुना ज्यादा वजन वाला होगा। विशेषज्ञों का मानना है कि उत्तर कोरियाई सेना को युद्धपोत का निर्माण पूरा करने में 10 साल और लग सकते हैं, लेकिन जिस तरह रूस के सबसे आधुनिक और विशाल फ्रिगेट एडमिरल ग्रिगोरोविच फ्रिगेट की तरह इसे बनाया जा रहा है, उससे साफ है कि इसके पीछे तेजी से वॉरशिप बनाने वाली रूस की इंजीनियरिंग है, जो अमेरिका के लिए संकट बढ़ाने वाली है। किम ने सितंबर 2023 में रूस के सुदूर पूर्वी बंदरगाह व्लादिवोस्तोक की यात्रा के दौरान रूसी नौसैनिक अड्डे और जहाजों का दौरा किया था। उसके बाद अब किम ने अपने सबसे बड़े युद्धपोत की तस्वीरें दिखा दी हैं। इससे साफ हो गया है कि किम और पुतिन की इस मुलाकात में सिर्फ वो नहीं हुआ था जो दुनिया ने देखा था। अमेरिका को घेरने के लिए रूस और उत्तर कोरिया के बीच और भी कई सैन्य करार हुए थे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। साल 2025 के शुरू के 10 दिन में ही आधी दुनिया में प्रकृति प्रचंड रूप में दिखी। कहते हैं कि कुदरत के आगे किसी का वश नहीं चलता। ये बात सच भी है, क्योंकि दुनिया में कुदरत जिस तरह से रौद्र रूप दिखा रही है वो एक बड़ा सिग्नल है। सुपर पावर अमेरिका आग और बर्फबारी की दोहरी मार झेल रहा है। अमेरिका में लगी भीषण आग 40,000 एकड़ से भी ज्यादा में फैल गई है। साल 2025 की शुरुआत आधी दुनिया में कुदरत के कहर से हुई। साल 2025 के पहले 10 दिन में ही कुदरत के भीषण कहर से दुनिया दहल उठी। क्या साल 2025 में कुदरत की तरफ से किसी बड़े खतरे का अलार्म बज रहा है? ये सवाल इसलिए क्योंकि साल के पहले 10 दिनों में दुनिया भर से जो तस्वीरें और खबरें आईं वो बेहद डराने वाली हैं। अमेरिका से लेकर यूरोप और एशिया तक में शुरू के 10 दिनों में ही लगभग आधी दुनिया ने कुदरत के रौद्र रूप को जिस तरह देखा वो लोगों के लिए एक बड़ी चेतावनी है। कहीं भीषण आग तो कहीं भयानक बर्फबारी, कहीं भूकंप से धरती थर्रा गई
तो कहीं रेगिस्तान में भी सैलाब ने सितम ढाया। यहां तक कि साल की शुरुआत होते ही एक बार फिर से खतरनाक वायरस ने भी लोगों को सतर्क कर दिया है। कुदरत के कहर की इन तस्वीरों को देखकर यह सवाल उठना लाजमी है कि क्या वाकई साल 2025 मानव जाति के लिए बहुत मुश्किलें पैदा करने वाला साबित होने वाला है? क्या साल की शुरुआत में घटनाएं कुदरत की कोई बड़ी चेतावनी है? कुदरत के कहर के बाद फिलहाल सबसे ज्यादा अमेरिका को झेलनी पड़ रही है। अमेरिका में जंगल जल रहे हैं। सुपर पावर के शहर जल रहे हैं। हजारों इमारतें और मकान खाक हो चुके हैं। गाड़ियां जलकर भस्म हो चुकी हैं। इस आग में कई चर्च, स्कूल और अस्पताल भी जलकर खाक हो गए। अमेरिका के लॉस एंजलिस शहर और उसके आसपास के इलाकों में आग ने पिछले कई दिनों से भयंकर तांडव मचा रखा है। अमेरिका में कैलिफोर्निया के लॉस एंजलिस में फैली भीषण आग ने अमेरिका को हिलाकर रख दिया है। कैलिफोर्निया में आग से कम 10,000 इमारतें जलकर खाक हो चुकी हैं। अकेले लॉस एंजलिस के पैलिसेड्स में 5300 से ज्यादा इमारतें नष्ट हो गई। 60,000 से ज्यादा इमारतों पर अभी खतरा है। आग अब तक 40,000 एकड़ में फैल चुकी है। 29,000 एकड़ का इलाका पूरी तरह खाक हो चुका है। करीब 1,80,000 लोग बेघर हो चुके हैं। अब तक आग से करीब 5,15,000 करोड़ का नुकसान हुआ है। हैरानी की बात यह है कि आग से नुकसान की रकम कई देशों के जीडीपी से भी ज्यादा है। तेज हवाओं के चलते कैलिफोर्निया के जंगलों से यह आग रिहायशी इलाकों में फैलती जा रही है। आलम यह है कि शुरुआत में 10 एकड़ के दायरे में लगी आग कुछ ही घंटों बाद तकरीबन 3,000 एकड़ में फैल गई। इस भीषण आग की वजह से लॉस एंजलिस शहर में स्टेट ऑफ इमरजेंसी का ऐलान कर दिया गया। लॉस एंजलिस फायर डिपार्टमेंट की तरफ से दी गई जानकारी के मुताबिक शुक्रवार को भयानक आग की लपटों ने एक बार फिर अपना रौद्र रूप दिखाया और शहर के कई इलाकों में फैल गई। आग की नई घटना को केनेथ फायर कहा जा रहा है। तेजी से फैलती केनेथ फायर वेस्ट हिल्स के आसपास के इलाकों और वेंचुरा काउंटी के पास सैन फर्नांडो घाटी में शुरू हुई। इससे पहले लॉस एंजलिस के आसपास 5 जगहों पर जंगल की आग फैली, जिन्हें पैलिसेड्स फायर, ईटॉन फायर, लीडिया फायर, हर्स्ट फायर और सनसेट फायर कहा जा रहा है। लॉस एंजलिस की हॉलीवुड हिल्स और पैसिफिक पैलिसेड्स में आग के बाद हजारों लोग घर छोड़ने को मजबूर हो गए हैं। हॉलीवुड की जानी मानी हस्तियां आग से हुई तबाही के वीडियो सोशल मीडिया पर लगातार शेयर कर रही हैं। मशहूर अभिनेत्री पेरिस हिल्टन ने भी लॉस एंजलिस में आग से खाक हो चुके अपने घर का वीडियो शेयर किया। हॉलीवुड हिल्स में पेरिस हिल्टन के अलावा बिली क्रिस्टल, मैंडी मूर जैसी तमाम हस्तियों के मकान जलकर राख हो गए हैं।